हेलो, मैं चेतनलाल रेगर, सह आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय शाहपुरा, जिला भीलवाड़ा। मैं आज आपको बीए पार्ट 3 समाजशास्त्र का द्वितीय प्रश्न पत्र सामाजिक मानव शास्त्र के अंतर्गत संस्कृति एवं समाज के बीच में क्या संबंध है के बारे में चर्चा करूँगा। व्यक्तित्व एवं समाज संस्कृति की भांति संस्कृति और समाज में भी घनिष्ठ संबंध है। यहाँ तक कि कई बार दोनों को एक ही समझ लिया जाता है। संस्कृति लोगों के जीवन विधि है, जबकि समाज व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जो एक प्रकार की विधि का अनुपालन करता है। और इसके संबंध में हर्ष कोविट्स भी कहते हैं कि एक समाज का निर्माण लोगों से होता है और जिस प्रकार से वे व्यवहार करते हैं वह उनकी संस्कृति है। तो समाज के व्यक्ति परस्पर सामाजिक संबंधों से बंधे होते हैं। वे विभिन्न पद धारण किए हुए होते हैं और विभिन्न प्रकार की भूमिकाएं निभाते हैं। परिस्थिति एवं भूमिकाओं के कारण ही समाज के व्यक्ति परस्पर संबंधों में बंधते हैं और समाज का निर्माण करते हैं। परिस्थिति की व्यवस्था एवं भूमिका का निर्वाह किस प्रकार से किया जाएगा, यह संस्कृति ही डिसाइड करती है। इसको हम दूसरे शब्दों में कहें तो सामाजिक संबंध और भूमिकाएं जो हैं वो संस्कृति की देन है। उदाहरण के लिए हिंदुओं की जो संयुक्त परिवार प्रणाली है वो भारत की संस्कृति की स्पष्ट छाप है, जो अमेरिकन परिवार प्रणाली से अलग है। प्रत्येक समाज के धर्म, विश्वास, प्रथाएं, रीति रिवाज, जादू टोना, खान पान, जीवन विधि आदि दूसरे समाजों से भिन्नता लिए हुए होते हैं। यह सांस्कृतिक व्यवस्था वहाँ की समाज व्यवस्था से भिन्नता पैदा करती है। दूसरी ओर संस्कृति का निर्माण समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समाज के सदस्यों द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मानव परस्पर अंतर क्रिया करके समाज का निर्माण करते हैं और इस प्रकार समाज की अभिव्यक्ति संस्कृति के द्वारा होती है। तो हम ये समझ चुके हैं कि संस्कृति का व्यक्तित्व एवं समाज से घनिष्ठ रिलेशन है। फिर भी संस्कृति के संबंध में कुछ विरोधाभास हुए थे। हम 3 प्रकार के जो विरोधाभास जो हर्ष कोविट्स ने संस्कृति के संदर्भ में बताई है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उसमें पहला जो विरोधाभास है वो ये आया कि मानव के अनुभव में संस्कृति सार्वभौमिक है, फिर भी उसकी अभिव्यक्ति प्रत्येक स्थानीय या प्रादेशिक क्षेत्र में अद्वितीय है। अर्थात केवल मात्र मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसने संस्कृति का निर्माण किया है। अर्थात जहाँ भी मनुष्य है वहाँ संस्कृति है। मनुष्य चाहे गांव में रहे या शहर में, जंगल में रहे या रेगिस्तान में, यूरोप में रहे या एशिया में, यानी सभी स्थानों पर उसने संस्कृति को निर्मित किया है। मानव ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संस्कृति को जन्म दिया है। आवश्यकता पूर्ति के तरीके चाहे विभिन्न समाजों में अलग अलग हो सकते हैं, किंतु उसने ऐसे साधन तो सभी स्थानों पर आविष्कार किए हैं जो उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति में योग देते हैं। परिवार, विवाह, नातेदारी, धार्मिक संस्थाएं, राजनीतिक संगठन आदि सभी समाजों में मौजूद हैं। यह संस्कृति की सार्वभौमिकता का लक्षण है। यानी संस्कृति की सार्वभौमिकता के इस लक्षण के बावजूद भी प्रत्येक संस्कृति में अभिव्यक्ति के जो स्वरूप हैं वो अलग अलग हैं। परिवार सभी समाजों में पाया जाता है, किंतु प्रत्येक में उसके जो प्रकार वो भिन्न भिन्न है। विवाह संस्था सभी समाजों में प्रचलित है, किंतु विवाह की जो विधि है या प्रकार है उसमें अंतर देखे जा सकते हैं। तो इस तरह से ये पहला विरोधाभास उस संबंध में आया। दूसरा जो विरोधाभास ये था कि संस्कृति स्थिर है किंतु गतिशील भी और निरंतर एवं स्थायी परिवर्तन को व्यक्त करती है। तो ऐतिहासिक प्रमाण इस बात के साक्षी हैं कि संस्कृति गतिशील है, वह पूर्णतः स्थिर या जड़ नहीं है।
जो संस्कृतियाँ स्थिर एवं जड़ हो गई वे मर चुकी, यानी कि समाप्त हो चुकी। तो मानव की आवश्यकताएं बदलती रहती है, तो उसके साथ साथ संस्कृति में भी परिवर्तन आता है और वह बदलती है। तो परिवर्तन की गति इतनी धीमी होती है कि जब हम वर्तमान की तुलना भूतकाल से न करें तब तक परिवर्तन को ज्ञात नहीं कर सकते। साधारणतः परिवर्तन इतनी तीव्र गति से घटित नहीं होता कि संपूर्ण संस्कृति की व्यवस्था ही बिगड़ जाए। यदि किसी संस्कृति के लाखों वर्ष पुराने अवशेष जमीन से खोद कर निकाले जाएं और उनकी तुलना वर्तमान तत्वों से की जाए तो ये ज्ञात होगा कि कई सांस्कृतिक तत्व जो है अब भी दोनों ही युगों की संस्कृतियों में कॉमन है, अर्थात समान है। तो ये तथ्य संस्कृति की स्थिरता को प्रकट करते हैं। यदि हम सिंधु घाटी की खुदाई से प्राप्त अवशेषों की तुलना वर्तमान भारतीय संस्कृति से करें तो कई पक्षों में समानता और कई भिन्नता दिखाई देगी। अतः स्पष्ट है कि प्रत्येक संस्कृति स्थिर है एवं गतिशील, यानी कि दोनों ही हैं। तो इसी प्रकार ये दूसरी जो विरोधाभास है संस्कृति के संबंध में वो ये है। तीसरा विरोधाभास कि संस्कृति हमारे जीवन की दिशा को अधिकांशतः निश्चित करती है, फिर भी हमारे सचेत विचारों में शायद ही प्रवेश करती है। अर्थात संस्कृति में ही एक व्यक्ति जन्म लेता है और जीवन पर्यंत उसी में वह घिरा हुआ रहता है। संस्कृति ही हमारे जीवन के तरीके को तय करती है। हमारा जीवन संस्कृति के द्वारा ही नियंत्रित, निर्देशित एवं निर्धारित होता है। अचेतन रूप में ही एक व्यक्ति अपने संस्कृति को सीखता है और उसे ये भी ज्ञान नहीं होता कि उसने कौन सी बात कब सीखी। तो हमारे अनेक व्यवहार अचेतन रूप में संस्कृति के अनुरूप ही होते हैं और उनके प्रति शायद ही हम कभी सचेत और सचेत रहकर प्रयत्न करते हैं। कई सांस्कृतिक व्यवहार हमारे जीवन के अंग बन जाते हैं, उनके बारे में हम कभी सचेत होकर विचार नहीं करते। यही कारण है कि संस्कृति हमारे जीवन को निश्चित करती है, फिर भी वह हमारे सचेत विचारों में शायद ही प्रवेश करती है। तो इस प्रकार से ये तीन विरोधाभास की स्थिति संस्कृति के संबंध में लोगों ने बताई। अब हम करेंगे संस्कृति के उपादान। अब संस्कृति के जो उपादान कौन कौन से, अर्थात संस्कृति के जो अंग हैं वो उनके भाग हैं। प्रत्येक संस्कृति में संरचना एवं संगठन देखने को मिलता है। यहाँ संरचना संस्कृति के कई छोटे छोटे तत्वों, इकाइयों, भागों एवं उपभागों से मिलकर बनती है। तो संस्कृति की इकाइयाँ जो है परस्पर निर्भर एवं संबंधित होने से ही संपूर्ण संस्कृति में एक व्यवस्था और संतुलन देखने को मिलता है। तो पहला जो संस्कृति का उपादान वह है सांस्कृतिक तत्व। और सांस्कृतिक तत्व क्या है? संस्कृति की वह छोटी से छोटी इकाई जिसका और अधिक विभाजन नहीं किया जा सकता उसे सांस्कृतिक तत्व कहते हैं। तो जिस प्रकार से पदार्थ की छोटी से छोटी इकाई परमाणु है, शरीर की छोटी इकाई कोष तथा सामाजिक संरचना की परिवार, उसी प्रकार से संस्कृति की सबसे छोटी जो इकाई है जिसको और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता वह सांस्कृतिक तत्व कहलाती है। इसके संबंध दुबे ने भी कहा था कि सांस्कृतिक तत्वों को हम संस्कृति के गठन की सरलतम व्यवहारिक इकाइयाँ मान सकते हैं। इसी संदर्भ में हर्शकोविट्ज ने भी इसे एक निर्दिष्ट संस्कृति में पहचानी जाने वाली सबसे छोटी इकाई माना है। तो इन परिभाषाओं से तो यही स्पष्ट है कि सांस्कृतिक तत्व किसी भी संस्कृति की सबसे छोटी और अविभाज्य इकाई है। संस्कृति के दोनों ही पक्ष होते हैं, भौतिक और अभौतिक। भौतिक पक्ष से तात्पर्य जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, जबकि अभौतिक पक्ष होते हैं वो किसी संकेत, विचार, रीति, प्रथा आदि को हम इसके अंतर्गत शामिल कर सकते हैं। ये तो वह सांस्कृतिक तत्व। दूसरे जो उपादान है वह है सांस्कृतिक संकुल। अब सांस्कृतिक संकुल क्या है? इसके अंतर्गत वैज्ञानिकों का कहना है कि जिस प्रकार से कई कोषों यानी सेल से मिलकर एक अंग बनता है और कई परिवारों से एक समुदाय बनता है, कई परमाणुओं से एक अणु बनता है, उसी प्रकार कई सांस्कृतिक तत्वों से मिलकर एक सांस्कृतिक संकुल बनता है। किंतु ये सांस्कृतिक तत्व अव्यवस्थित रूप से
जुड़े हुए न होकर के अर्थपूर्ण ढंग से परस्पर बंधे होते हैं। तो हम परिभाषा के रूप में दुबे ने इसमें कहा कि सांस्कृतिक संकुल, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, समान धर्मों अथवा पूरक सांस्कृतिक तत्वों से मिलकर बनते हैं। तो यह कहने का तात्पर्य यह है कि सांस्कृतिक संकुल जो सांस्कृतिक तत्वों के व्यवस्थित रूप से मिलकर के इसका निर्माण होता है। तीसरा जो उपादान बताया वह है सांस्कृतिक प्रतिमान यानी कल्चरल पैटर्न। तो इसके संदर्भ में गेस्टाल्ट जो मनोविज्ञान के सिद्धांत जो लिखा है, उन्होंने संस्कृति के मेलिनोवस्की के जो संस्कृति सिद्धांत से प्रभावित होकर के ही उन्होंने एक पुस्तक जो बेनेडिक्ट ने एक पुस्तक लिखी थी, पैटर्न्स ऑफ कल्चर, में संस्कृति प्रतिमान की अवधारणा को विकसित किया। अर्थात संस्कृति प्रतिमान की जो अवधारणा है, संस्कृति की मूलभूत प्रेरणाओं और आदर्शों का अध्ययन करती है, जो संस्कृति को एक विशेष दिशा एवं स्वरूप देते हैं। अर्थात संस्कृति प्रतिमान की अवधारणा जो है उसे एक 3 संस्कृतियाँ, जिसमें प्योबलो, डोबू, क्वाकी उट्टल के अध्ययन के दौरान किया था। यानी एक संस्कृति प्रतिमान में सांस्कृतिक तत्व एवं सांस्कृतिक संकुल एक विशेष प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। जिस प्रकार से घड़ी, रेडियो, मकान आदि की विभिन्न इकाइयाँ एक निश्चित तरीके से सुसज्जित होती है और उसमें एक क्रम, एक व्यवस्था होती है, उसी प्रकार से संस्कृति संकुल जब एक विशिष्ट ढंग से व्यवस्थित हो जाते हैं तो वो सांस्कृतिक प्रतिमान का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से संस्कृति के 3 उपादान के संदर्भ में समाजशास्त्रियों ने बताया। इसी के संदर्भ में चौथी बात और बताई थी, सांस्कृतिक क्षेत्र, कल्चरल एरिया। किसी भी संस्कृति के अध्ययन में उसके भौगोलिक पक्ष की अवहेलना नहीं की जा सकती। तो प्रत्येक संस्कृति एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है जहाँ तक वह विस्तृत यानी कि वहाँ तक वह फैली हुई होती है। तो सांस्कृतिक क्षेत्र भी इसके अंतर्गत शामिल बताया गया। एक और जो है वो है प्रकट तथा अप्रकट सांस्कृतिक तत्व। तो क्लुखों ने संस्कृति के तत्वों को 2 भागों में बांटा था, प्रकट और अप्रकट। यानी मानव इंद्रियों के द्वारा हम संस्कृति के बाह्य रूप का भी अवलोकन करते हैं। तो आँख से देखकर या कान से सुनकर हम संस्कृति के प्रकट तत्वों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। दूसरी जो संस्कृति है उसको हम अप्रकट तत्व भी होते हैं, जिनका अवलोकन और अनुभव प्रशिक्षित व्यक्ति ही कर सकते हैं। संस्कृति के अप्रकट तत्वों का ज्ञान केवल दक्ष मानवशास्त्रियों द्वारा ही संभव है। तो इस साधारण व्यक्ति और व्यक्ति के अप्रकट तत्वों के उद्देश्य और आधारभूत प्रेरणाओं के प्रति जागरूक नहीं होता, नहीं कभी ऐसी आवश्यकता पर विचार करता है। इस प्रकार संस्कृति के अप्रकट तत्व वे हैं जिनका ज्ञान प्रशिक्षित व्यक्तियों एवं मानवशास्त्रियों को ही होता है। तो इस प्रकार संस्कृति के जो उपादान हैं वो 5 बताए गए हैं। इसके आगे हम अगले पीरियड में करेंगे। धन्यवाद।